ठीक है। तो इतना सैंपल होना चाहिए कि सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाए, है ना। एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन शुड हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। ये बहुत जेनरिक बात है कि हर सैंपल का चांस होना चाहिए इक्वल सिलेक्शन का। सैंपल डिजाइन है क्या? तो अब देखो, सबसे मेन आपका ऑब्जेक्टिव ड्राइव करता है किसको, कि सैम्पलिंग कैसे करनी है किसी भी चीज के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव ही आपको क्या करता है, ड्राइव करता है कि भाई कैसे आके हमको रस होनी है। ठीक है ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्जेक्टिव होता है पास होना, सुनना रहे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम फिर वो मटेरियल या वो सारी चीजें जो है वो फॉलो करते हैं। सिंपल। पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर: द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव drives the sampling approach. Consider what constitutes a deviation or misstatement and focus sample selection accordingly. मतलब सैंपल का डिजाइन जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये डेफिनेशन तय कर लो कि किस चीज को आप क्या मानोगे, डेविएशन। उस हिसाब से आप क्या करो, सैंपल डिजाइन करो। क्लियर है? देखो पता क्या है, सैंपल डिजाइन का मीनिंग समझो। बैंक से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हाँ जितना ये बता रहे हो उतना ही है ना आपका बैलेंस। हाँ, पर आपको पता ही नहीं कितना है। समझ में रहे? फिर आपने बोला कि क्या, इतना लिख के दे दिया कि इतना ही है ना इनका बैलेंस। अब बैंक से वो लोग क्या कर रहे हैं, बेतरतीबी से उसी पे साइन करके हाँ करके भेज दे रहे हैं। इसलिए कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का डिजाइन कैसा होता है, उसमें ब्लैंक्स होते हैं कि आप देख करके भरो आपके पास कितना बैलेंस है। फिर हम उसको अपने यहाँ पर क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से सैंपल डिजाइन। क्लियर बेटा? खैर यहाँ तो बुक के हिसाब से ही चलेगा मैंने। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस: आइडेंटिफाई कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स रेलेवेंट टू द ऑडिट एविडेंस। मतलब ऑडिट कंडीशंस के हिसाब से क्या वो है, अरे समझ लें। मतलब कंडीशंस देखो कि किस तरीके के आपको ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, किस तरीके के आपको चाहिए हैं। डिफाइन द पॉपुलेशन सच दैट इट एक्यूरेटली एड्रेसेस द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। मतलब ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं एक्चुअली में। समझ रहे हो? मतलब ये इतना सिंपल नहीं है। डिफाइन द पॉपुलेशन मतलब आप पॉपुलेशन उस तरीके से लो जिस तरीके से आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। जैसे एंटिटी ने प्रोडक्ट वाइज बना रखा है, आपको सिटी वाइज चाहिए, तो आप सिटी वाइज पॉपुलेशन कंसिडर करो। अगर आपको लगता है कि उसमें डिविएशन आ सकता है कि मुझे सिटी वाइज देखना है, समझ पा रहे हो आप? तो आपको हर चीज जो है वो अपने हिसाब से करनी पड़ेगी कि मैं इसमें से सैंपल निकालूंगा, सिटी वाइज में से। वही सेम सारे वाउचर हो सकता है कि फिर डिफरेंटली एसोसिएटेड हो। क्लियर है? फिर क्या बेटा, पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? देखो सैंपल डिजाइन आए तो आप याद रखना कि ये बातें पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना, और नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, कंप्लीटनेस ऑफ द पॉपुलेशन, और डिफाइनिंग डिविएशन और मिस स्टेटमेंट। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि किस चीज को आप डिविएशन मानो या किस चीज को आप क्या मानोगे, मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? मिस स्टेटमेंट किसमें, है ना। और मिस स्टेटमेंट किसमें, मतलब कंट्रोल और सब्सटेंटिव। डिविएशन वर्ड किसमें यूज होता है, कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में जब में गड़बड़ होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल में जब गड़बड़ होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। कंप्लीटनेस: the auditor must obtain evidence
that the population itself is complete before drawing a sample. ठीक है, क्या बोल रहा है? कंप्लीट है कि नहीं? इससे कंक्लूजन जो ड्रॉ करोगे वो पूरे पॉपुलेशन पर बेस्ड होगा, है ना? डिफाइन कर दो डिविएशन को और मिस स्टेटमेंट को। ठीक है, रेलिवेंट डिविएशन और मिस स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन द इवेल्युएशन। रेलिवेंट डिविएशन मतलब ये तो ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाओ ना एग्जांपल। मतलब मान लो कोई कंट्रोल में कोई कमी है, समझ आ रहा है? तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा नहीं करूंगा, या मैं उसके बेस पे अपना एंटी डिफाइन करूंगा या नहीं करूंगा रीडिफाइन? कंट्रोल में प्रॉब्लम मतलब कि फिर तो सब में प्रॉब्लम है ना। हमने कंट्रोल उठाए वो वाले होंगे जिनके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अच्छा होगा। मेरे इस सवाल का जवाब दे, मुझे कंट्रोल में डिविएशन मिला है, क्या मेरे एंटी में फर्क पड़ेगा? पहले ये देखो कि कंट्रोल का जो डिविएशन है वो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस। ये है असल में। जो कंट्रोल में चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल के कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब उसमें एक डिविएशन है लेकिन वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं। जैसे कि दरवाजे पे जब गुड्स आते हैं तो वो चेक होते हैं कि क्वांटिटी में कितने हैं, समझ रहे? फिर उसकी एंट्री होती है, क्लियर है? उसके बाद वो जो गुड्स हैं, समझ रहे, वो अ, उनकी टेस्टिंग भी होती है क्वालिटी वगैरह को लेकर के, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कि वो चल रहे हैं कि नहीं, वो मर्केंटेबिलिटी उसमें है कि नहीं है। समझ में आया ये वाली बात? ठीक है। अब मैंने ये देखा कि वो गुड्स की क्वांटिटी है उन सब में तो चेक हो गए, बट ये चेक नहीं हो पाया कि उन गुड्स की पर्टिकुलर क्वालिटी है वो सारे सही है या नहीं। बाकी इनके पास एक और है अंदर कि भैया जब स्टोर्स में आ जाता है तो अगर डिफेक्टिव आइटम उसको अलग रखते हैं, पर गेट में चेक नहीं हो पाता। कंट्रोल में डिविएशन है, बट इस डिविएशन से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तो क्वालिटी कंट्रोल वाली बात हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ इतने का खरीदा, इतने का आया या नहीं आया, खत्म हो गई बात। नहीं आया समझ में? पक्का? मुझे बहुत बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम फालतू में हाँ बोल देते हो, समझ में नहीं आता तब भी। सही लगता है ना मुझे, है ना? ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? क्लियर? पुरानी सारी पोले खुल जाती है, ठीक है, जब मैं पूछता हूँ तो, कि यार कब से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ। इन टेस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल एक क्या है? पॉपुलेशन एक लेजर है, उसके लिए क्या क्या असर्शन आप चेक कर सकते हो? वेरी गुड, है ना? कई सारे असर्शन है आपके पास चेक करने के लिए। अभी ये क्या चेक कर रहा है? एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है तो कुछ टाइमिंग के एरर या पोस्टिंग के जो एरर है वो इस बात को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं कि टोटल रिसीवेबल कितने हैं, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग पे अगर हुए या, समझ में आ रही है बात, पोस्ट गलत हुए तो टोटल रिसीवेबल से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये वाला जो कंट्रोल है वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं। नहीं आया समझ में? क्लियर? अब क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। देखो, एक होता है टॉलरेबल लेवल ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, जिसके ऊपर मैं क्या मानने लग जाऊंगा कि अरे ये तो कंट्रोल कोई काम का ही नहीं है, अरे ये तो लेजर गड़बड़ है, अब ये तो मेरे को एंटी बढ़ाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। समझ में आ रही है बात? लेकिन कई क्या होते हैं,
एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि मुझे कितनी गलती है ये लग रहा है, कितनी गलती मैं सह सकता हूँ, और कितनी गलती मैं, एक्सपेक्टेड का बता रहा हूँ ना। ठीक है, एक हो गया कि कितनी गलती मैं सह सकता हूँ, एक मुझे क्या लग रहा है कि कितनी गलतियां यहाँ पर होंगी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे टॉलरेंस से बड़ी है, तो सैंपल साइज का पे क्या असर पड़ेगा? अगर मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे टॉलरेबल लेवल से बड़ी है, तो मैं ज्यादा सैंपल चेक करूंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड एरर्स मेरे टॉलरेबल एरर से ज्यादा है। एक्सपेक्टेड एरर टॉलरेबल से कम है, तो मैं शायद उतना डिटेल में वैसे चेक ना करूं। बोलो, क्लियर है ये? तो ऑडिटर एस्टिमेट्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। अच्छा, डिविएशन कंट्रोल के लिए, और ये सब सेंटर समझ रहा हूँ ना? ये देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, क्लियर है? इफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन इज टू हाई, it may not be feasible to rely on controls. Thus, further tests of controls are needed. Clear? A. The author assesses the expected misstatement. If it is high, a larger sample may be necessary to gain sufficient assurance. बोलो। एक्सपेक्टेशन अगर ज्यादा है किसकी गलती की, तो सैंपल साइज बढ़ेगा ही। सिंपल, फिर चाहे वो कंट्रोल में हो डिविएशन बोलते हैं, इसमें हो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब ये सैंपल सिलेक्शन के तरीकों में से एक है स्ट्रैटिफिकेशन या वैल्यू वेट। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग, नोट कर लो। स्ट्राटम मतलब ग्रुप। ठीक है, तो स्प्लिटिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा इज द प्लूरल ऑफ स्ट्राटम। स्ट्राटम मतलब एक ग्रुप, स्ट्रेटा मतलब मल्टीपल। क्लियर है? दैट शेयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, सेम रिड्यूस वेरिएबिलिटी विद इन ईच स्ट्राटम। एक से ट्रांजेक्शन एक जगह पे रख लेना है। ऑफन स्ट्राटिफाइड बाय मॉनिटरी वैल्यू, मतलब 10,000 के ऊपर के वाउचर एक जगह, 5 से 10,000 के एक जगह, 0 to 5,000 एक जगह पे। तो फिर 5,000 से 10,000 से ऊपर वाले जो, उनके खूब सारे सैंपल ले लेंगे, 0 to 5,000 में कम लेंगे। नहीं आया समझ में? ये क्या हो गया? वैल्यू वेटेड स्ट्रैटिफिकेशन। रिजल्ट फ्रॉम ईच स्ट्रैटम आर प्रोजेक्टेड ओनली टू दैट स्ट्रैटम। नीचे सिस्टम में रिकॉर्डिंग अपलोड करने के बाद जाऊंगी, सिस्टम ऑन रहेगा और मैं हाँ, लेकिन पूरी कर देना। हाँ। ठीक है ना, बची ना हो कोई भी। The author must combine all strata results. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हर ग्रुप में आप ग्रुपिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि पॉपुलेशन में हेट्रोजीनिटी है, समझ में रहे? तो आप स्प्लिट क्यों कर रहे हो पॉपुलेशन को? एक जैसे निकाल लो, फिर उसमें सैंपल निकाल लूंगा। तो एक ग्रुप में एक जैसे ही होने चाहिए ना, वेरिएबिलिटी कम होनी चाहिए, यही एम है। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि अगर पूरे में से सैंपल निकालूंगा तो हो सकता है कोई एक आध टाइप जो है उसके सैंपल निकले ही ना पाए। तुमने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, जो छूटे थे तुम्हारे बीच के? सारे देख लिए? बाकी नहीं देखे? तीनों देख लिए? नहीं देखे?
नहीं देखे ना, मेरे पास एक्चुअली में पता है, मेरे पास जो डेटा आता है ना, वो टाइम के हिसाब तक से आता है। मतलब कितने घंटे वॉच हुआ है कोई वीडियो, ये भी पता है मुझे। तीनों देख लिए तुमने? ठीक है, रुको अभी बता रहा हूँ कि तुमने देखे कि नहीं देखे। कौन सा चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर देखा? क्यों? कि उसमें तो हाँ, फोर्थ के फर्स्ट में ना, बहुत कम लोग अपनी बात को प्रूव कर पाते हैं। तुम कर पा रहे हो, पता है तुमको। वेरी गुड। पर थर्ड का नाइन्थ लेक्चर देखा है तुमने? देखो देखो देखो, आराम से देखो। नहीं, ये 2 दिन पहले डाला है। अबे तो फिर तुमने क्या ही देखा है? जो तुम्हारे छूटे हैं वो देखोगे ना भैया। हम्म। ओके। पर इसको तो तुमने आगे बढ़ा बढ़ा के देखा है। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो मैंने गलत देख लिया था। मैंने गलत वाला देख लिया था। एक 13 मिनट का है ना? हाँ ठीक है, सही है। चल, सारे देख लेना यार, नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आएगा पूरा। ठीक है, चल। 20% ऑफ आइटम माइट अकाउंट फॉर 90% ऑफ द टोटल वैल्यू। ये तो लाइन ऐसी है ना कि जनरल वर्ल्ड में इतनी यूज होती है। 80-20 रूल सुना है तुम लोगों ने? परेटो रूल नहीं सुना है? एक्चुअली में आपका जो पूरे कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें एक्चुअली में 20% चीजें टोटल जो रहती हैं, वो 80% कवरेज होता है उसका। मतलब आपका जो पेपर आता है, 80% पेपर 20% एरिया से आता है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये आइडेंटिफिएबल रहता है। यानी आप ये कह लो कि आप इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो सेपरेटली। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये कहता है तो, ये अपन ऑडिट में भी बोल रहे हैं कि 20% आइटम, मतलब जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं ना, टोटल सिर्फ 20% कंसिडर करोगे तो 90% ऑफ टोटल वैल्यू इज कवर्ड इन 20% आइटम। तो आपको छोटे मोटे आइटम्स चेक करने की जरूरत नहीं। आप 20% ये सारे चेक कर लो, तो एक तरीके से आपने 90% चेक कर लिया। हाँ, ये उसमें भी वैलिड है। इनफैक्ट इसको आप सोचो कि 20% लोग दुनिया के जो है वो 90% वेल्थ लेकर के बैठे हैं, ये तो 20% भी नहीं है, 10% है। और वही है। खैर, the auditor could take a separate sample for those high value items and another sample for the remaining 10%। समझ में आ रहा है क्या? 20% में से मैक्सिमम सैंपल निकाल लो। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, उसमें से निकाल लो। ईच मॉनिटरी यूनिट इन द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड अ सैम्पलिंग यूनिट। हाई वैल्यू आइटम्स का ज्यादा चांस ज्यादा रहेगा सिलेक्शन का। और ऑब्वियसली बात है, वो मेरे लिए मैटर भी करते हैं ना। मैं मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढने जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या कौन से आइटम करेंगे? जो हाई वैल्यू आइटम है।
This method can often reduce sample size while directing focus on potentially more material items. Value weighted selection is commonly paired with systematic sampling or random selection. मतलब जो हम टाइप सिलेक्ट करते हैं ना, उसके साथ हम ये मेथड भी कर देते हैं कंबाइंड। मतलब टाइप हमारा क्या है, सिस्टमैटिक या रैंडम है, पर जब हम रैंडम भी कर रहे हैं तो हम हाई वैल्यू आइटम्स को ज्यादा ध्यान में रख, दो कॉम्बिनेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है। फिर कंक्लूजन आर ड्रॉन इन मॉनिटरी टर्म्स विच अलाइंस वेल विद द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग अमाउंट्स। मतलब केसेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो मॉनिटरी उस पर डिपेंड करेगा कि जिसका ज्यादा अमाउंट होगा हम उसके बेसिस इसका बोल रहा हूँ, पे ये तो है कि कंक्लूजन में मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन करता हूँ कि इसमें इतने रुपए का मिस स्टेटमेंट हो सकता है, उतने रुपए का मिस स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे ऑडिट ऑब्जेक्टिव में मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ही देख रहा हूँ। चाबी तो नहीं लेगी? नहीं। हाँ। ठीक है। फिर क्या है, सैंपल साइज। ठीक है। देखो बेटा, एक होता ना, ये देखो, ये है एक्चुअली में फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। समझ में आ रहा है? लेकिन सैंपल साइज का मीनिंग देखो कहाँ दिया हुआ है, ये बहुत आगे में दिया हुआ है। कनेक्ट कर लेना थोड़ा सा। अरे ये है नीचे ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। चलो ठीक है, आ गए ये पूरे सारे। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ठीक है, वही वाले आइटम्स। ठीक है, वही चीज है। तो सैंपल साइज क्या होता है? सैंपल साइज कम से कम इतना होना चाहिए कि सैम्पलिंग रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक हो जाए। सैम्पलिंग रिस्क आपका पूरा पूरा किस पर निर्भर करता है? सैम्पलिंग रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क आपका ज्यादा सैंपल निकालने से कम हो। ज्यादा सैम्पलिंग रिस्क क्या हो जाएगा बेटा? ये क्लियर है ना? ध्यान से देखो, यही है वो जो मैंने बताया था ना, क्विज विज में गलत हो गया था। ये लोअर द एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क। मतलब अरे ये तो सीधी बात हो गई, पर ये वो नहीं लिखा है, क्या लिखा है? जितनी सैम्पलिंग रिस्क हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा हम सैम्पल साइज। ऐसा बेसिकली टॉलरेबल की बात कर रहे हैं। टॉलरेट कम कर सकता हूँ गलती है तो सैम्पल साइज सैंपल साइज बढ़ जाएगा। ये क्लियर है ना? इसको उन लोगों ने आंसर कर दिया था कि अरे ये तो गलत है, सैम्पलिंग रिस्क लोअर होगा तो सैंपल साइज भी लोअर होगा। ऐसा डिफाइन कर दिया था हम लोगों ने। जबकि एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क की बात है, मतलब लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है ना? चलो, स्टैटिस्टिकल और जजमेंट। सैंपल साइज कैन बी डिटरमिन यूजिंग अ स्टैटिस्टिकली बेस्ड फॉर्मूला और प्रोफेशनल जजमेंट। Factors affecting sample size remain similar whether a statistical or non-statistical approach is used. क्लियर है क्या बोल रहे हो? नीचे ही है।
अरे मेरी पानी की बोतल रखी है क्या वहाँ पे? नहीं है। ठीक है। Sample size can be determined using a statistically based formula or through professional judgment. Clear? Factors affecting sample size remain similar. चाहे जजमेंटल हो चाहे स्टैटिस्टिकल हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज जो है वो, है ना, कि मतलब मैं मेथड कोई भी यूज कर रहा हूँ, सैंपल साइज ज्यादा निकालूंगा अगर ये बहुत सिंपल है। मुझे वही लग रहा था कि इतने सिंपल में कैसे दे दिए हैं, लेकिन ये बहुत क्लियरली डिफाइन है और बहुत सिंपल भी। जैसे मेरे पास कंट्रोल कंट्रोल पे अगर मैं रिलाई कम कर रहा हूँ तो सैंपल साइज, सिंपल बात है। कंट्रोल पे, कंट्रोल पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कम रिलाई, तो मेरा सैंपल साइज क्या होगा, ज्यादा है। ठीक है ना? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, अगर कम है तो, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा होगा, उसमें लिखा भी हुआ है सारा कुछ। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर कम है तो कम सैंपल साइज होगा। एश्योरेंस भरोसे ही कम चाहिए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। हाई डिजायर्ड एश्योरेंस तो क्या होगा, लार्ज सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज, लार्ज और स्मॉल, ज्यादा सैंपल ही वो, पॉपुलेशन ही ज्यादा है तो सैंपल ज्यादा निकाल देता है। रीड कर लो इसको एक बार। अच्छा, ये नालायक है, देखो। इन लोगों ने कहा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज को टेस्ट ऑफ कंट्रोल और फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज को टेस्ट ऑफ, तो अभी अपन लोग पढ़ेंगे, सेम ही है ऑलमोस्ट। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, तो अरे समझ। अच्छा, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो इसका सैंपल भी ज्यादा नहीं होगा, पर देखो अलग अलग लिखा हुआ है नालायकों ने, यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो सेम ही बात हो जाएगी ना अल्टीमेटली। बस बात ये है कि यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी उन लोगों ने किस हिसाब से यूज करी है, कंट्रोल के, पर बात ना वही हो रही है, ये बहुत फालतू तरीके से।
दो टॉपिक्स इन लोगों ने डिवाइड कर दिए। क्लियर है? रिलायंस ऑन अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, मतलब दूसरे सब्सटैंटिव पे अगर भरोसा कर रहे हो तो, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर, तो टेस्ट ऑफ डिटेल कम होंगी। भाई रेंट है, उसका एनालिटिकल कर लिया तो, एनालिटिकल कर लिया तो इंटू 12 करके आपने लेजर के अमाउंट पे सेटिस्फेक्शन ले लिया ना पहले। तो टीओडी के लिए सैंपल, टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये 3 पॉइंट सेम है। छठवा क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। तो डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैंने डिवाइड कर लिया है तो सैंपल कम निकालने पड़ेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन से क्या हो जाएगा? सैंपल साइज कम हो जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन से सैंपल साइज क्या हो जाता है? कम। क्लियर है? ठीक है। फिर क्या है? पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगी तो ज्यादा सैंपल, कम होगी तो कम सैंपल, ये तो वैसे भी कवर हो चुका है। रीड कर लो इसको भी। अब ये इसमें यही है कि भाई सजेस्टेड आंसर में उनके पास यही वाले पॉइंट रहेंगे, इसलिए हैं तो लॉजिकली दोनों सेम, मीनिंग वाइज भी सेम है, लेकिन वो एक ऑफिशियल आंसर में इसके हिसाब से ही करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब है सिलेक्शन फॉर आइटम्स ऑफ फॉर टेस्टिंग। ईच सैम्पलिंग यूनिट शुड हैव चांस ऑफ सिलेक्शन, ये मैंने पहले भी बोला है, ये लाइन हर जगह है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन नोन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है? With non-statistical sampling, the auditor uses judgment to avoid bias and ensure the sample is representative of the population.
क्या आ रहा है ये समझ में? ठीक है। फिर क्या है सैंपल सिलेक्शन मेथड्स? द प्रिंसिपल मेथड्स आर रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन एंड haphazard selection. Additionally, monetary unit sampling and block sampling, तो 5 हो गए टोटल। सर ब्लॉक्स एंड स्ट्रैटिफिकेशन नहीं वो तो मॉनिटरिंग। ब्लॉक पता क्या होता है? एक कॉन्जिक्यूटिव सेट ऑफ ब्लॉक उठा लेते हैं अपन लोग, कि तुम्हारे 1 से 100 तक वाउचर है, 46 से 58 तक दो, ये पूरा एक ब्लॉक उठा लिया। एक होता है सैम्पलिंग की, रैंडमली तुमने 10 सैंपल कोई कोई निकाल लिया, एक तुमने पूरा का पूरा ब्लॉक निकाल लिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक सैंपलिंग। सबसे पहले तो रैंडम, कि ईच item in the population has equal chance of selection, often employs random number table। अब रैंडम नंबर टेबल, ये टपर और ऐसे एक दो लोग थे जिन लोगों ने ये वाले टेबल की बुक बनाई हुई थी। ये अपने आप में एक प्रॉपर मेथड है, 11th में डिटेलिंग में है ये, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो लोग उसको यूज कर लेते थे, रैंडम नंबर जनरेटर। क्लियर है? फिर क्या है? सब मेथड्स। तो एक होता है सिंपल रैंडम, जिसमें सारे को एक जगह भर दिया और उसमें सैंपल रख लिया। पर रैंडम में दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, कि सारे पॉपुलेशन को 3 4 ग्रुप में बांट लिया और उन 3 4 ग्रुप्स से क्या निकाल लिया। आ रहा है समझ में? छिपक लिए, डर गया मैं। ठीक है, चलो। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन विद शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सैंपल हर एक ग्रुप से ले लेंगे। इससे क्या होगा? हाई रिस्क हाई वैल्यू आइटम्स पे फोकस करने में हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे कि रिसीवेबल है, डेटर्स है, 10 लाख, 7.5 लाख, ऐसे कई कई हैं। तो मोर देन 10 लाख, 7.5 से 10 लाख, 5 से 7.5, ऐसे करके हैं, तो आपने अलग अलग कर लिए और सबसे सैंपल निकाल लिए, जिसमें ज्यादा वैल्यू आइटम थे उससे ज्यादा ज्यादा निकाल लिए। ये हो गया ग्रुपिंग करके रैंडमली सिलेक्ट कर लेना। इंटरवल सैम्पलिंग क्या है? हर 10वां वाउचर दे दो। सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, हर 10वां दे दो। हर 10,000 रुपए के बाद जो वाउचर आए वो दे दो, टोटल में। आ रहा है समझ? एवरी 50th आइटम ऐसे। तो रैंडमली स्टार्टिंग पॉइंट चूज करो और फिर एवरी nth आइटम जो है वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है। क्वेश्चन, इंटरवल का पैटर्न समझ में ना आ जाए क्लाइंट को, नहीं तो फिर वो वाले वाउचर वो सब क्या करेगा? सही सही कर देगा। नहीं आ रहा समझ में? तो रिड्यूस पैटर्न रिस्क, कंसिडर यूजिंग मल्टीपल रैंडम स्टार्ट। कभी 7 से स्टार्ट कर लिया, कभी 9 से स्टार्ट कर लिया, तो ऐसे अलग अलग स्टार्ट रखो। फिर हर 10वां करो, वो अलग अलग हो गया। नहीं आया समझ में? ये हो गया इंटरवल सैम्पलिंग। इसमें पहला नंबर रैंडम आता है। ठीक है। फिर क्या है? MUS, ये हम लोग यूज करते थे। वैल्यू वेटेड अप्रोच है, जिसमें कि हर आइटम सैम्पलिंग यूनिट तो है ही, पर लार्जर वैल्यू आइटम हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। समझ में आ रहा है?
ये जनरली सिस्टमैटिक सिलेक्शन से यूज होता है। रैंडम नंबर जनरेटर है, तो हर 10वां 20वां मतलब 30वां, मतलब मान लो कि फोर्थ है, फिर 14th है, 24th है, 30 ऐसे सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन हाई वैल्यू को पहले सिलेक्ट कर लेगा। ये तो एक नॉन स्टैटिस्टिकल। हम स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल में कहाँ बाइफरकेशन कर रहे हैं? ये तो वो ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल हो नॉन स्टैटिस्टिकल हो उससे मतलब नहीं है, ये रैंडम है। नहीं, एक सेकंड, ये वो वाले हैं। हाँ, ये अलग अलग मेथड्स है, मतलब कि रैंडम फिर सिस्टमैटिक, समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो आप कोई भी चूज कर सकते हो ना, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल। बेनिफिट्स, हाई वैल्यू को डायरेक्टली ये इंपॉर्टेंस दे देता है, ठीक है। रिड्यूसेस सैंपल साइज व्हाइल फोकसिंग ऑन रिस्कियर अमाउंट। क्लियर है? हैपेजर्ड सैंपलिंग, पता है, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, जो सामने मिला उसको उसने क्या कर लिया, बोले ये कौन सा सैंपल है, यही दे दो, यही चेक कर ले। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। एक्सीडेंटल बायस और मिसिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका खतरा इसमें सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ब्लॉक सैम्पलिंग मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वाउचर्स आप उठा लेते हो, फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस ऑफ सितंबर, है ना। कंटिन्यूस ब्लॉक में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हो सकता है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो आपको मल्टीपल ब्लॉक्स जो है वो उठाने पड़ते हैं। और मैनेजमेंट ने प्रिडिक्ट कर लिया ब्लॉक, तो फिर उस ब्लॉक में कभी कोई गलती वैसे भी नहीं निकलेगी। क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड। चलो, अब परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना। क्या बोल रहे हैं? परफॉर्म द अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर इन ईच सिलेक्टेड आइटम इन द सैंपल, रिप्लेसमेंट ऑफ अनएप्लीकेबल आइटम। मतलब सैंपल सिलेक्ट कर लिया अब आपने, तो यहां से अब टॉपिक बदल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये अभी तक क्या चल रहा था, कैसे सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो,
अब सैंपल सिलेक्ट कर लिए तुमने, अब उन सैंपल्स पर अपने प्रोसीजर्स तुम लगा रहे हो, तो उसमें अप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगाओ, यही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ अनएप्लीकेबल आइटम इफ द प्रोसीजर कैन नॉट बी अप्लाइड, जैसे कैंसल्ड चेक है ना, तो ऑडिटर उसको रिप्लेस कर लेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? नहीं लग रहा तो सैंपल रिप्लेस कर लो, पर उसको डिविएशन भी मान के चलो। समझ में आ रहा है? मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कुल मिलाकर के। ट्रीटिंग अनप्रोसेसेबल आइटम्स एज डिविएशंस, मतलब if the auditor is unable to apply the procedure, तो वो आइटम डिविएशन हो जाता है या मिस स्टेटमेंट। मतलब ये बेसिकली क्या बात होगी कि कुछ गड़बड़ निकला। एग्जांपल्स: चेक ऑथराइजेशन, इफ द कैंसिल्ड चेक अपीयर्स इन द सैंपल फॉर, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपरली voided, रिप्लेस इट विद अ वैलिड चेक। मतलब आप पेमेंट्स के चेक कर रहे हो, तो उसका नंबर जो आपने सिलेक्ट किया वो कैंसिल्ड वाला निकल गया, तो एक दूसरा सैंपल सिलेक्ट कर लो जो एक्चुअल पेमेंट का हो। लॉस्ट डॉक्यूमेंट, फॉर अ मिसिंग सेल्स इनवॉइस, ऑडिटर हो सकता है डेटर से कंफर्मेशन ले या कैश रिसीट्स करे, बीच की एक रिसीट क्यों आया है भाई। आ रहा है समझ में? मैनुअल और कंप्यूटराइज बिलिंग है, तो इफ अ मैनुअल इनवॉइस इज अनइंटेंशनली सिलेक्टेड इन अ पॉपुलेशन ऑफ कंप्यूटराइज सेल्स, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर में रिप्लेस इट, या तो फिर उस पर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा। नहीं आया समझ में? अगर मान लो कि मैं कंप्यूटर वाली सेल्स चेक कर रहा हूँ, उसमें एक सैंपल मैनुअल का आ गया, तो अब मैं वो प्रोसीजर नहीं लगा पाऊंगा ना जो कंप्यूटर की चेकिंग में लगाता हूँ। तो या तो मुझे दूसरे प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, या तो सैंपल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जब भी आपको मिस स्टेटमेंट मिलेंगे, तो याद रखना सिर्फ मिस स्टेटमेंट वाली बात नहीं है, सारे मिस स्टेटमेंट के नेचर और कॉजेस, ये भी आपको क्या करने पड़ेंगे? देखने पड़ेंगे। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? आइडेंटिफाई कॉमन फीचर्स, deviations और मिस स्टेटमेंट में शेयर कॉमन ट्रेड्स, ट्रांजेक्शन टाइप, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन। क्योंकि अगर कॉमन है तो फिर और भी हो सकते हैं। आप समझो गलतियों में दिमाग लगा रहे हो कि ये गलतियां रिपीट कितनी हुई हो सकती है। एक्सटेंडिंग प्रोसीजर, अगर पैटर्न दिख रहा है तो उस पैटर्न पे फॉलो करो, और गलतियां तो नहीं। ठीक है। ठीक है। फिर इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट अगर है, तो फिर तो फ्रॉड रिस्क हो गया। फ्रॉड रिस्क हो गया तो फिर तो ऐसा फैलेगा एंटी कि क्या बताएं। क्लियर है? The auditor must investigate the nature and causes of deviations or misstatement, evaluate their effect on the audit procedures and other areas of the audit.
ठीक है बेटा। एनॉमलीज क्या होती है? भाई आपको एक डिविएशन मिला, फिर क्लाइंट को बताया, मैंने कहा यार देखो 10 में से 1 गड़बड़ निकला है। कह रहा है भैया ये 100 में से 1 है, ये अपने आप में यूनिक ट्रांजेक्शन है, आप इससे एक्स्ट्रापोलेट मत करो, ये तो 100 में ही अनोखा है, ये एनोमली है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो मैं अब ये चेक कर लूंगा, इस बात का प्रोसीजर लगा लूंगा कि वो सच में एनोमली है कि नहीं है। क्लियर है? आ रहा है ये समझ में? मतलब मेरे को एक मिसस्टेट मिला तो कायदे से मेरा एंटी बढ़ना चाहिए, पर क्लाइंट ने बोला ये एनोमली है, तो ये चेक कर लो वो एनोमली है, तो फिर एंटी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो तो 100 में 1 है। एक सैंपल और टेस्ट कर लो, 10 हो गए। नहीं आया समझ में? तो इन अ वेरी रेयर केसेस सिंगल बेस स्टेटमेंट जो है हो सकता है एनोमली हो, तो वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, है ना? ऑडिटर नीड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस that's that it's truly isolated and does not affect other items. ठीक है? फिर मिसेस स्टेटमेंट को आप प्रोजेक्ट करेंगे, जब भी आपको गलती मिलेगी तो 10 में से 1 मतलब कि 100 में से 10। ये क्या कहलाया? गलतियों को प्रोजेक्ट करना कि कितनी होंगी पूरी पॉपुलेशन में, अंदाजा लगाना। तो when testing details, auditor projects the sample misstatement across the population for a broader view of potential misstatement, anomalies को छोड़ के ऑब्वियसली। हालांकि उसके इफेक्ट को सेपरेटली हम कंसिडर करेंगे कि मिस स्टेटमेंट तो है ही ना। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, देखो डिविएशन कंट्रोल टेस्टिंग में क्या ही प्रोजेक्शन लगाओगे, वो तो गलती अपने आप में 100 चीजों पे हुई है ना, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे करोगे तुम? द सैंपल डिविएशन रेट इज टेकन एज द प्रोजेक्टेड रेट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब 10% बार ये कंट्रोल फेल हुआ है, तो 10% बार आइटम्स बिना चेकिंग के गए होंगे, क्योंकि ये कंट्रोल ने काम नहीं किया। फिर जो जो फाइंडिंग्स मिली है उनका रिजल्ट बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सैंपल है, आप सारी चीजें चेक नहीं कर रहे हो, तो जितना सैंपल का रिजल्ट है उसको बहुत डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप कंक्लूजन बना पाओगे किसके बारे में? पॉपुलेशन। डिटर्मिन वेदर द सैंपल रिजल्ट्स प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द ओवरऑल पॉपुलेशन। ठीक है? ये तो टर्म के मीनिंग मीनिंग है। चलो उसके बाद ऐसे 501 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अपन। ठीक है? ये करके आना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। स्पीड बढ़ा सकते हैं क्या अपन? है ना?